अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो हमने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को कार्ड्स के बारे में कुछ बताया था, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने कार्ड होते हैं, उसमें डायमंड कितने होते हैं, हार्ट कितने होते हैं, उसमें क्लब कितने होते हैं, स्पेड के कितने होते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसको थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा और तरीके से समझ लेते हैं, ताकि आपको आसानी से इन कार्ड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो याद हो जाए। किस तरह कौन से रेड होते हैं, कौन से ब्लैक होते हैं, कौन से क्लब हैं, कौन से स्पेड हैं, ये आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लें कि हमारे पास कितने कार्ड होते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं, ओके। अब इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। कैसे करते हैं? डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड, ओके। डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। इन 52 में से 13 डायमंड के होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं, ओके। 13 डायमंड, 13 हार्ट। इसी तरह 13 क्लब के होते हैं और 13 ही स्पेड के होते हैं। क्लियर? ओके। तो ये जो डायमंड और हार्ट के 13 होते हैं, ये होते हैं रेड सूट में। रेड सूट से यानी कि रेड कलर के कार्ड होते हैं ये 26 कार्ड जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। क्लियर? कि ये 13 और ये वाले 13 हार्ट के और डायमंड के रेड कलर में होते हैं। तो टोटल 26 बनते हैं, लेकिन 13 डायमंड के रेड, 13 हार्ट के रेड। इसी तरह ये जो क्लब के 13 हैं और स्पेड के 13 हैं, तो ये होते हैं 26। कैसे? ब्लैक सूट में, यानी कि ये ब्लैक कलर के होते हैं। 26 ब्लैक कलर के होते हैं और 26 किस कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। फिर आगे इनकी मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, 13 क्लब के होते हैं, 13 स्पेड के होते हैं। अब आपसे कोई पूछ सके या आपको कह दे कि क्लब का कार्ड कौन से कलर का होता है, तो ब्लैक कलर का होता है, आपने ये बताना है। इसी तरह स्पेड का कोई पूछ ले कि कौन से कलर का होता है, रेड का होता है, ब्लैक का होता है, तो आपने कहना ब्लैक का। ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक सूट में या ब्लैक कलर के कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। क्लब के कार्ड्स होते हैं और स्पेड के कार्ड्स होते हैं। इसी तरह अगर कोई आपसे पूछ ले कि रेड कलर के कौन से कार्ड्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डायमंड के कार्ड्स होते हैं और हार्ट के कार्ड जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब ये जो 13 डायमंड के हैं, 13 जो डायमंड के हैं, इसको आगे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? हमारे पास एस, किंग, क्वीन, जैक, ये टोटल 13 है। क्लियर हुआ? इसमें से एक कार्ड निकल गया एस का, जिसे हम इक्का कहते हैं। एस, एक निकल गया किंग का। क्लियर? एक निकल गया क्वीन का, एक निकल गया जैक का। इन 13 में एक एस, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, 4 कार्ड ये निकाल दें। पीछे कितने बचे? 9। तो वो होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 10। 9 कार्ड्स ये होते हैं जिन पर लिखा होता है 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह 10 तक होते हैं। तो 1 नहीं है, तो ये है 2, 3, 4, ये 9 कार्ड्स ये हो गए। टोटल कितने हुए? ये हो गया 9 कार्ड्स। ओके, 9 + 1 10 + 1 11 + 1 12 + 1 13। ये टोटल 13 कार्ड हो गया डायमंड के। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है हार्ट्स के लिए भी। हार्ट के जो कार्ड होते हैं वो देखें, एक एस का निकल गया, एक किंग का निकल गया, एक क्वीन का निकल गया, एक जैक का निकल गया। ठीक है, पीछे बचे 9। तो वो क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 10। ओके, ये 9 और ये +4 13 हो गया। इसी तरह आप आ जाएँ क्लब पे। क्लब के भी सेम यही है, एक एस का निकल जाएगा, एक किंग का, एक क्वीन का और एक जैक का। बाकी बचेंगे 9। तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? 2, 3, 4 इसके नंबर होते हैं मुख्तलिफ, वो 10 तक होते हैं। इसी तरह जब स्पेड पे आएंगे तो स्पेड के भी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब एक और मसला आ गया। मसला क्या आया कि मैंने यहाँ पे कहा है ये भी रेड हैं, ये भी रेड हैं, 13 रेड हैं, 13 रेड हैं। अब एस, किंग, क्वीन, जैक 4 इसमें है। एस, किंग, क्वीन, जैक ये भी 4 इसी में है। ये 2 to 10 है, ये भी 2 to 10 है। बात तो सेम है, वो भी रेड है, वो भी रेड है, वो भी सेम एस, किंग, क्वीन, जैक है और 2 से 10 तक उसके नंबर्स लिखे हुए होंगे। इसके भी ऐसे ही नंबर्स लिखे होंगे। तो हम इसमें फ़र्क कैसे करेंगे? तो डायमंड का जो कार्ड होता है उसके ऊपर डायमंड का एक शेप बनी होती है,
वो कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से डायमंड की शेप बनी होती है। जो कार्ड होते हैं डायमंड वाले 13, उन पे इस तरह की शेप होती है। जो हार्ट के होते हैं ऊपर उसका हार्ट बना होता है, ठीक है, ओके। इसी तरह जो ये क्लब का होता है उसका भी कोई इस तरह से होता है, ये इस तरह बना होता है। और ये जो होता है इसको हम कहते हैं चिड़िया, जो स्पेड है इसका कोई आई थिंक बहरहाल इसका एक डिफरेंट चारों के जो डिफरेंट शेप्स होती हैं ना, ऊपर जो निशान होते हैं, सॉरी, जो उनकी ऊपर उसके निशान लगे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। डायमंड का डिफरेंट होता है, हार्ट का डिफरेंट होता है, क्लब का डिफरेंट होता है, स्पेड का डिफरेंट होता है। इस वजह से उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है। बहरहाल वो हमारा केस नहीं है, वो हमने नहीं जानना, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि ये 13, ये 13, ये 13, ये 13 कितने हो गए टोटल 52। और ये आपको आज आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा। इस पूरे चार्ट को आप लोगों ने याद रखना है, ध्यान में रखना है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कैसे 52 कार्ड्स 13, 13, 13, 13 में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किसी तरह इनकी तकसीम कैसे होती है। फिर आगे ये 13 कैसे एस किंग और उसमें तकसीम हो जाते हैं, 2 to 10 कैसे होते हैं, ये आपको आसानी से अब याद हो जाना चाहिए। सिंपल सा मैंने चार्ट बना दिया, आसानी से देखते हुए नज़र भी आ रहा है, बिल्कुल आसान सा है। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे, आज जो हम करने लगे हैं वो है अ फेयर कॉइन विद 1 मार्क ऑन 1 फेस एंड 6 ऑन अदर फेस। क्या मतलब है इस बात का कि एक फेयर कॉइन है, उसके एक साइड पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी जो दूसरा फेस है दूसरी साइड पे उस पर 6 लिखा हुआ है। जहाँ पे लिखा होता है हेड और टेल, यहाँ पर एक साइड पे 1 है और एक साइड पे 6 है। या जैसे वो हम कहते हैं हमारे पास कॉइन होता है 5 रुपये वाला, एक साइड पे उस पर चांद सितारा बना होता है और एक साइड पे 5 रुपये और 5 लिखा होता है। इसी तरह ये जो सिक्का है फेयर कॉइन, इस पे एक साइड पे 1 लिखा हुआ है और एक साइड पे 6 लिखा हुआ है। एंड अ फेयर डाइस, और एक डाइस भी है उसके पास, ठीक है। एक कॉइन है जिस पर एक साइड पे 1 है, एक साइड पर 6 है, और इसी तरह एक उसके पास क्या है, डाइस भी है। फिर क्या है, फिर वो कहता है बोथ आर टॉस्ड, दोनों को वो उछालता है, दोनों को फेंक देता है या उछालता है, ठीक है। तो क्या कहता है आगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टर्न अप इज़ 3 or 12। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ वो कहना क्या चाह रहा है कि एक उसके पास कॉइन है, एक उसके पास डाइस है। जो कॉइन है उसके एक फेस पे 1 है, एक फेस पे 6 लिखा हुआ है, और एक डाइस है जिस पे 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। अब दोनों को उसने फेंका, फेंकने के बाद जब वो ज़मीन पे गिर गए और रिज़ल्ट हमें नज़र आया, यानी कि जो उसका आउटकम है, तो अगर उनको ऐड करें, उन दोनों का सम करें, कॉइन का भी और डाइस का भी, जो फेस हमें नज़र आ रहे हैं, या तो 3 हो या फिर 12 हो। क्या हो, या तो 3 हो या फिर 12 हो। वो कैसे हमें पता चलेगा? तो सबसे पहले हम इसकी बनाते हैं सैम्पल स्पेस, ठीक है। सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। उसके बाद अब जो सैम्पल स्पेस है, मैंने आप लोगों को कहा था कि 2 डाइसेस के लिए आपने सैम्पल स्पेस बनानी है। अगर वो आप लोगों ने बनाई है तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगी। नहीं भी बनाई तो फिर भी इसको समझ लेते हैं, बहुत आसान सी है कि आपके पास नंबर हैं 1 to 6 किस पर, डाइस पर, और 1 और 6 है किस पर, कॉइन पर है। तो आपने, अगर मैं आपको यहाँ पे दूँ, एक कॉइन दूँ जिस पे 1 और 6 हो, और एक पे एक डाइस दे दूँ और मैं कहूँ इसको फेंकें, या इसके जो नंबर हैं टोटल जो इसकी सैम्पल स्पेस है वो बनानी है। कैसे बनेगी कि एक पे 1 to 6 है, एक पे 1 6 है, तो हमने इन दोनों को रिलेट करना आपस में, ठीक है। तो वो जो 1 और 6 है उसको हम इन 1 to 6 के साथ कैसे रिलेट करेंगे। अब देख लेते हैं। जो कॉइन है उसका 1 मैंने ले लिया, कॉइन का 1 ले लिया, और जो डाइस है उसके 6 के 6 ले लिए। कैसे लिए, 1 1, ये कॉइन का 1 और ये डाइस का 1, ओके। इसी तरह ये कॉइन का 1, 2 डाइस का, क्लियर। इसी तरह कॉइन 1 और डाइस 3,
इसी तरह कॉइन 1 और डाइस 4 कि आपने ये जो डाइस वाला था, सॉरी कॉइन है, उसको कर दिया फिक्स, 1 है ना, उसको फिक्स कर दिया और रिपीट करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, वेरी करते जा रहे हैं, किसको, डाइस को। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आके बात ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि डाइस 6 तक ही होता है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट अब मैंने क्या किया, मैंने कॉइन का जो दूसरा फेस था उसको ले लिया, उसको 6 को फिक्स कर दिया और डाइस को फिर रिपीट करना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6। ओके, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल कितने हो गई हमारे पास, टोटल सैम्पल स्पेस हो गई 12। क्लियर? टोटल सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या होगी, 12। तो इवेंट हमें क्या मिला हुआ है, वो कहता है कि अगर सम करें तो हमारा आंसर क्या हो, 3 हो। तो इवेंट ए ले लिया, डैट सम इज़ 3। अब यहाँ पे देखें कि कौन सा ऐसा नंबर है या कौन सा ऐसा सैम्पल पॉइंट है जिसको हम ऐड करें तो हमारा जो सम है वो 3 है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि सिर्फ ये वाला एक ऐसा सैम्पल पॉइंट है जिसको हम ऐड करें, 1 + 2 करें तो 3 आंसर आता है। सम 3 चाहिए ना, हमें सम 3 चाहिए, तो इसी का ही सम 3 आता है। बाकी इसका देखें 4 है, इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 6 है, 7 8 9 10 11 12। तो हमें सिर्फ ये चाहिए था जिसका सम 3 है, तो वो हमने ले लिया। कौन सा पॉइंट है, 1 2 वाला पॉइंट है। तो n ऑफ a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। n ऑफ a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट है। तो फिर हमने बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a, तो इसका जो क्या हमने निकाला है, फेवरेबल आउटकम हमने जिसको दी है वो 3 सम है, तो वो 1 है, 1/12। तो ये आंसर आ गया आपका पहला। ओके, दूसरा क्या है, वो कहता है या फिर 12 आए, या 1 या 3 सम आ जाए या फिर 12 आ जाए। तो फिर इस सैम्पल स्पेस में फिर दोबारा देखें कौन सा ऐसा सैम्पल पॉइंट है कि जिसका सम 12 आएगा। इसका आएगा नहीं, इसका आएगा नहीं, मुझे नज़र आ रहा है सिर्फ एक ये नंबर है 6 + 6, जिसको हम सम करें तो हमारा आंसर क्या आता है, 12 आता है। ठीक है, तो हमने इवेंट लिया बी डैट सम इज़ 12, कि उसका जो सम है वो 12 होना चाहिए। वो हमारे पास जो पॉइंट है वो 6 ही है, सिर्फ इसी एक सैम्पल पॉइंट का सम जो है वो 12 आ सकता और किसी का नहीं आ सकता। तो n ऑफ b हो गया 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ b n ऑफ b ओवर n ऑफ s 1/12। क्लियर? बहुत आसान सा सवाल था। आज आपने एक तो ये सीख लिया डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कार्ड्स की, दूसरा एक ये क्वेश्चन कर लिया। आगे अब चलते हैं हम कि प्रोबेबिलिटी में एडिशन रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, वो कैसे होते हैं, तो हमने उनको कैसे यूज़ करना होता है, क्या कुछ होता है उसके बारे में वो सारा देखेंगे। अब एडिशन रूल में सबसे पहले होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, और फिर दूसरे होते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नंबर 1 पर होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, वो कौन से होते हैं, और नंबर 2 पे होते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, इस तरह के जो इवेंट होते हैं वो उनमें एडिशन रूल होता है या मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, वो क्या होता है वो हम देखेंगे सारा कुछ। ठीक है, क्लियर? अब दूसरा है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल। नंबर 1, उसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं वो भी देखने हैं हमने। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं वो हमने जानना है। इसी तरह फिर आते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स, दूसरे हैं हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स, वो क्या होते हैं वो देखने हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन रूल की। क्या कर लेते हैं, एडिशन रूल की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं इनसे मुराद क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि जो इवेंट्स हम ले रहे हैं, जो हमारे पास इवेंट आ रहे हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने चाहिए, यानी कि साइमल्टेनियसली अक्कर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये हमने देखना है। ठीक है, सपोज़ हम मिसाल ले लेते हैं, हमारे पास कोई एक कॉइन है। ठीक है, क्या है हमारे पास, एक कॉइन है, उसको हमने टॉस किया। टॉस करने के बाद हमारा रिज़ल्ट क्या मिलेगा, हमें या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। क्या मिलेगा, हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। अगर आपकी क्लास में से चलें आपका जो सी आ रहा है हमास, उसकी बात कर लेते हैं। हमास मुझे कहता है कि नहीं सर आपने सिक्का उछाला, दोनों आए, टेल भी आए हेड भी आए, ये ऐसा पॉसिबल है? नहीं है।
जब आप एक इवेंट करते हो, जब आप एक कॉइन उछालते हो तो आपको उसका एक रिज़ल्ट मिलता है, यानी कि हेड मिलता है या फिर टेल मिलता है। एंड की सिचुएशन नहीं है, आर की है, हेड आर टेल, हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। इस तरह के हम इवेंट्स को क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, आर वाली कंडीशन वाले, यानी कि ए आर बी, बी आर ए, ठीक है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। अब दूसरी बात है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल कॉइन की तो हो नहीं सकती, ठीक है। अब कार्ड की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं, कार्ड्स की तरफ। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक कार्ड लिया, कार्ड मैंने एक उठा लिया, कौन सा कार्ड है, वो किंग का कार्ड है। किसका कार्ड है, वो किंग ऑफ स्पेड है, स्पेड का वो मैंने कार्ड उठाया है। किसका उठाया है, स्पेड का। बल्कि इसको छोड़ दें, मैं क्या देता हूँ, मैंने वो जो किंग का कार्ड उठाया है वो हार्ट का है। स्पेड को छोड़ दें, हम हार्ट की बात कर लेते हैं। मैं कहता हूँ वो किसका है, हार्ट का है। हार्ट का कार्ड है किंग। अब किंग के कितने कार्ड होते हैं टोटल, 4। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी आप देखना चाहें तो प्रोबेबिलिटी अब देखें, ये फार्मूले के मुताबिक हम देखते हैं। प्रोबेबिलिटी होती है ए यूनियन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, जो एक इवेंट अक्कर हुआ उसकी, और उसके साथ जो दूसरा इवेंट है उसकी भी, इनकी एडिशन, और माइनस हम करते हैं जो उनमें से कॉमन हो, जो उनमें एक कॉमन हो। वो कैसे होगा, अब देखते हैं। तो किंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, किंग के कितने कार्ड होते हैं, 4 होते हैं। टोटल पैक ऑफ 52 कार्ड में 4 कार्ड किंग के होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 4/52। क्लियर। प्लस हार्ट की कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 13/52। ओके। अब -1/52 कहाँ से आया, ये इस वजह से आया क्योंकि एक कार्ड जो किंग का है वो हार्ट में भी मौजूद है। किस में मौजूद है, हार्ट में, वो कॉमन है, ठीक है। 4 ये, 13 ये, समझ आ रही है बात की, कि 4 तो किंग के हैं, इसी तरह 13 हार्ट के हैं। उनमें एक जो है किंग वाला वो हार्ट का भी तो है ना, एक जो किंग का है वो हार्ट का भी तो है। तो इस वजह से वो जो कॉमन आया है, कि वो कॉमन आया तो वो हम क्या कर देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। एक आपके पास इवेंट ए है, एक बी है, और फिर उनमें से जो कॉमन आता है हम उसको माइनस कर देते हैं। वो हमारा आंसर आ गया 16/52। अब इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आर किंग, एस आर किंग, ठीक है। अच्छा, अब ये भी देखना है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा बस कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। अब देखें, एस आर किंग, एस या फिर किंग, एस के कितने कार्ड होते हैं, 4 होते हैं, 52। ओके। प्लस किंग के कितने होते हैं, 4/52। अब मुझे यहाँ से बताएं, एस और किंग में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यानी कि ए एस आर किंग। इसका मतलब आर जहाँ पे होता है, मैंने आपको पिछले एक जब हमने टाइप्स पढ़ी थी उसमें बताया था, जब आर की बात होगी हम यूनियन करेंगे, तो ये ए यूनियन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आंसर इज़ 2/13। इसी तरह हार्ट और स्पेड में आ जाएं। हार्ट के कितने होते हैं, 13, स्पेड के कितने होते हैं, 13। हार्ट और स्पेड में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है, वो आंसर आ गया। अब आ जाते हैं क्वीन आर ब्लैक। किस पे आ जाते हैं, क्वीन आर ब्लैक। अब क्वीन की अगर बात करें तो क्वीन के कितने कार्ड होते हैं, 4। क्लियर, 4 हुए ना, 4 आ गया, 4/52 हो गया। प्लस ब्लैक के कितने कार्ड होते हैं, 26 होते हैं, 26/52 आ गया। अब इस ब्लैक और ये जो 2 क्वीन है, अब मुझे ये बताएं कि उन ब्लैक में 2 क्वीन के कार्ड होते हैं ना, एक किसका होता है, क्लब का, और दूसरा किसका होता है, स्पेड का। क्लियर। ब्लैक के 26 कार्ड्स हैं, उनमें 2 कॉमन हैं। कौन कौन से हैं, एक क्लब का क्वीन है और एक स्पेड का क्वीन है, वो भी तो आएंगे, तो वो हम इनमें से माइनस कर देते हैं।
अब पता चल गया कि एक तो जब कॉमन हमारे पास कुछ मिल ही ना रहा हो, हमें नहीं पता चल रहा, उसका मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जिसमें नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वहाँ एक कुछ ना कुछ कॉमन हमें मिल जाता है। जैसे यहाँ पे हमें मिला किंग हार्ट में मौजूद होता है, वो हमने माइनस किया। इसी तरह क्वीन जो है वो ब्लैक में 2 कार्ड होते हैं क्वीन के, एक स्पेड का होता है और एक क्लब का होता है, तो वो माइनस करेंगे तो 28/52 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है या मल्टीप्लिकेशन रूल से हमें कैसे पता चलेगा वो देख लेते हैं। अब फॉर मल्टीप्लिकेशन रूल, अब इसके जो फार्मूले हैं वो पहले देख लें। नंबर 1 जो फार्मूला है इसका वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर वो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, और सेकंड है डिपेंडेंट इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ठीक है, अब इसको भी हम समझेंगे बी बाई ए से क्या मुराद है, ये हमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ऐसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं पहले तो ये समझ लें। इंडिपेंडेंट इवेंट्स से मुराद कि वो एक दूसरे पर डिपेंड ना कर रहे हो। कैसे? सपोज़ कि मैंने एक कॉइन टॉस किया, उस पर हेड आया, अब एक तो मैंने फ़िक्स कर लिया कि ये हेड आ गया। अब मैं कॉइन को दोबारा उछालता हूँ और मैं कहूँ कि उस पर हेड आएगा, क्या वो आएगा हेड? नहीं। इस पे तो नहीं है कि मैं ये कहूँ कि एक बार हेड आ गया दूसरी बार टेल आना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कॉइन उछालता, आपको नहीं पता कि आपने एक बार उछाला, हेड आ गया। क्या आ गया? हेड आ गया। अब उसी कॉइन को दोबारा जब आप उछालेंगे तो फिर आप ये कहें कि एक बार तो हेड आ चुका है, अब टेल आना चाहिए, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो हेड दोबारा आ सकता है, फिर हेड आ गया, फिर आप थर्ड टाइम उसको उछालें, फिर आप कहें जी कि हेड आ चुका है, 2 बार आ गया, अब टेल आना चाहिए, वो फिर हेड आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है कि हेड आ गया अब टेल आना चाहिए, या टेल आ गया तो अब हेड आना चाहिए। वो डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। और डिपेंडेंट की जब बात करेंगे तो वो ये होगा कि एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, यानी कि अगर कोई एक केस पहले हो चुका है, एक केस हो चुका है तो वो दोबारा नहीं होगा। इस तरह के जो केसेस होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। जो एक हो उसके दूसरे पर कोई असर ना हो, उस तरह के केसेस को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। ओके, आगे जब हम एग्जांपल एक देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और भी। तो ये देखें, अब 2 कॉइन है, ठीक है, 2 कॉइन ले लिए, उनकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि मैं कहता हूँ एक कॉइन है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ, उसको मैं उछालूँ तो उस पर हेड आए एक कॉइन पे, और जो सेकंड है उसको उछालूँ तो उस पर टेल आए। फर्स्ट पे आए हेड, सेकंड पे आए टेल। ये इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। हेड है तो टेल आना चाहिए, ये उस वाली बात नहीं है। एक पे हेड आया है, दूसरे पे टेल आ गया है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं दोबारा उछालूँ को यहाँ पे कहूँ हेड आए और इधर कहूँ कि टेल आए, ज़रूरी नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी है कॉइन की, जो अब हम उछालेंगे रिज़ल्ट आएगा, शायद वो दोबारा हेड आ जाए, थर्ड टाइम उछालें फिर हेड आ जाए, फोर्थ टाइम उछालें फिर हेड आ जाए। ठीक है, तो ये आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी जब देखेंगे तो 1/2, और इसकी देखेंगे तो वो भी 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। ओके, फिर आ जाते हैं एस और किंग पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? एस और किंग पे। एस के कितने कार्ड होते हैं? 4/52, और किंग के भी 4/52। क्लियर है? एस उस पर डिपेंड नहीं करता किंग पे, और किंग एस पे नहीं करता। चलें एक और अगर बात करूं कि मैंने 2 इसमें कार्ड की वो ले ली, पैक ले ली, 2 पैक ऑफ कार्ड। ठीक है, कि एक में से एक पैक में मैंने निकाला एस की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 2 कार्ड्स के पैक ले लिए। ठीक है, 2 पैकेट हैं मेरे पास कार्ड्स के, एक हाथ में भी 52 हैं, दूसरे हाथ में भी 52 हैं। एक जो पैक है उसमें से मैं कहता हूँ एस की प्रोबेबिलिटी क्या है, और जो दूसरा है उसमें से मैं कहता हूँ किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब एक जो गट्ठी है वो दूसरे पे डिपेंड करती है? नहीं करती ना। तो एस 4/52 ये एक पैक के लिए हो गया, ये 4/52 ये दूसरे पैक के लिए हो गया। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना।
एक पैक में से 4/52 एस के लिए, एक पैक में से किंग के लिए 4/52 वाला आता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ थे 2 पैक ऑफ कार्ड, यहाँ पे 1 पैक ऑफ कार्ड है, ठीक है, कार्ड की एक ही गठरी है। तो मैं कहता हूँ कि उसमें से ना एस का एक पत्ता निकालें, उस गठरी में से एस का एक पत्ता निकालें, वो एस का उस साइड पे रख दें। मैंने रख दिया। क्लियर, समझ आ गई बात की कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से आपने एक पत्ता निकाल लिया और वो पत्ता किसका है, एस का है, वो निकाल के आपने साइड पे रख दिया। तो पहले तो आप देखेंगे एस के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, 4/52। 4 कार्ड होते हैं ना 52 में, ओके। अब एक पत्ता तो हम निकाल चुके, एक पत्ता हम निकाल चुके, पीछे कितने बच गए, 51। तो किंग के लिए क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, 4/51, 4/51। क्यों, क्योंकि हम एक पत्ता निकाल के साइड पे रख चुके, एक हमने साइड पे रख दिया। तो पहले थे 52, अब बन गया 51। तो इस वजह से यहाँ पे आया है 51, क्योंकि एक पत्ता हमने निकाल दिया तो पीछे रह गया 51। अब ये वाला जो हमारे पास वैल्यू है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, इस पे कर रही है। कैसे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 52 थे, अब 51 है। 51 क्यों है, क्योंकि उन 52 में से एक कार्ड हमने निकाल के रख लिया है, तो ये उस पे डिपेंड कर रहा है। अब उस फार्मूले की तरफ आते हैं। ये देखें, ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। तो इसका मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस बी की प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, जब इवेंट ए जो है, ये वाला ए, ये पहले अकर हो चुका हो। कैसे, अब ऐसे कि हमने इसका एक कार्ड, एस का कार्ड निकाल के साइड पे रख लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, यानी कि उसका हम वो इवेंट अकर हो चुका। अब जब हम दूसरा बी पे आए हैं तो वो उस पे डिपेंड कर रहा है। इस वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ए हो जाए और बी उस पे डिपेंड करे। तो इस तरह के जो हमारे पास फार्मूला होता है उसमें ये होती है वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ है। और इस तरह के जो हमारे पास इवेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो फार्मूला हो है, ये वाला, ये हम आगे यूज़ करेंगे, जो हमने पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये उसका भी फार्मूला है, वो हम देखेंगे वो कैसे है। और आसानी से आपको इस फार्मूले की भी समझ आएगी, डिपेंडेंट वेरिएबल्स की, डिपेंडेंट इवेंट्स की भी आसानी से और क्लियर हो जाएगा। तो आज का यही हमारा टॉपिक था, कुछ समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।